सर्दियों का मौसम चल रहा था और हर रोज की तरह आज भी गणेश अपने खेत पर जाने के लिए तैयार था। घर के बाहर उसकी दोनों बेटियां एक खटिये पर बैठी हुई थीं। गणेश की दो पुत्रियां थीं। पहली बेटी, जिसका नाम था सुप्रिया, वो उम्र में बड़ी थी और दूसरी बेटी थी जिसका नाम था रिमझिम। रिमझिम और सुप्रिया की माँ नहीं थी। उसकी माँ का देहांत हो चुका था। अब उनकी झोपड़ी बहुत सूनी सूनी सी महसूस होती थी। सुप्रिया बेटा, मैं खेत पर सिंचाई करने के लिए जा रहा हूँ। तुम अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। सुप्रिया भी अभी उम्र में ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, परंतु वो बहुत समझदार थी, सब कुछ समझती थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि गांव के सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य रह चुके थे, वो गणेश के घर के पास से गुजर रहे थे। लोग उन्हें मास्टर जी कहते थे। मास्टर जी गणेश की बड़ी बिटिया सुप्रिया को देखकर उससे कहते हैं, अरे सुप्रिया बिटिया, तुम घर पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि गांव का सरकारी विद्यालय वापस से चालू हो चुका है। वहां पर सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया लिखाया जा रहा है। तुम्हें भी वहां पढ़ने के लिए जाना चाहिए। वैसे भी अब तुम्हारी पढ़ने की उम्र हो गई है। बताओ, तुम क्यों नहीं गई? माफ करिएगा मास्टर जी, पर मैं विद्यालय नहीं जा सकती हूँ। मुझे पढ़ाई तो पसंद है, परंतु मेरे ऊपर मेरी छोटी बहन की जिम्मेदारी है। मुझे उसे संभालना पड़ता है। घर पर उसे संभालने के लिए कोई नहीं है। पिताजी दिन भर खेतों के काम के लिए बाहर रहते हैं, इसीलिए। मास्टर जी मनी मन फैसला करते हैं कि वो सुप्रिया के पिताजी से बात करेंगे। शाम होने को आई थी। गणेश अपने खेतों से काम करके अपने घर की ओर वापस आ रहा था। बीच रास्ते में ही उसे मास्टर जी दिख जाते हैं। अरे गणेश, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं कब से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तुमसे कोई काम था। हाँ हाँ मास्टर जी, बताइए क्या काम था। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखो गणेश, मैं यहाँ आज तुमसे तुम्हारी बड़ी बेटी सुप्रिया के शिक्षा को लेकर बात करने आया हूँ। दरअसल गांव में सरकारी विद्यालय दोबारा खुला है। मैं चाहता हूँ कि गांव के सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाएं और शिक्षित हों। तुम समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ मास्टर जी। आप चाहते हैं कि सुप्रिया भी उस विद्यालय में पढ़ने जाए, पर ये नामुमकिन है। उसके ऊपर उसकी छोटी बहन की जिम्मेदारी है। अगर वो विद्यालय जाने लगेगी तो उसकी छोटी बहन को देखने के लिए घर पर कोई नहीं रह जाएगा। आप समझिए। ये बात बिल्कुल गलत है गणेश। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। इतनी छोटी बच्ची से तुम ये उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी छोटी बेटी को संभाले, तो ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें उसकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यही उम्र है कि बच्चे शिक्षित हों। तुम मेरी बात को समझो। अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, अन्यथा अन्यथा दूसरा विवाह कर लो। तो ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहता हूँ। अगर अगर ऐसी बात है तो मैं खुद अपनी छोटी बेटी को संभालूंगा। घर का कोई काम नहीं करूंगा और बेटी को पढ़ाऊंगा, पर दूसरा विवाह नहीं। बचपना मत करो गणेश, अभी तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं। तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इससे उन्हें एक माँ मिल जाएगी। अपनी गृहस्थी बसा लो। उन पुरानी बातों को अगर अभी भी सोचते रहोगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। समझे गणेश? ये तो बहुत ही कठिन फैसला है मास्टर जी, पर अपने बच्चों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। मैंने अपनी पहली पत्नी राधा से वादा किया था कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा, पर यह भी वादा किया था कि अपने बच्चों को हमेशा सारी खुशियाँ दूंगा। गणेश मास्टर जी की बातें मान लेता है और एक सलोचना नाम की महिला से दूसरा विवाह कर लेता है।
सलोचना की पहले से एक बेटी भी थी जो कि समझौते के अनुसार अब उनके साथ ही रहेगी। एक दिन गणेश अपनी दूसरी पत्नी से कहता है, देखो सलोचना, मैं दूसरा विवाह करना तो नहीं चाहता था, पर अपने बच्चों के कारण मुझे दूसरा विवाह करना पड़ा। मैं बस तुमसे यही उम्मीद करूंगा कि तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखोगी, मेरी छोटी बेटी को भी बहुत प्यार करोगी। अपनी बेटियों की तरह ही मेरी दोनों बेटियों को प्यार करना। मैं समझती हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। मैं आपकी दोनों बेटियों को बिल्कुल सगी माँ जैसा ही प्यार दूंगी। आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप मेरी बेटी गौरी को एक पिता का प्यार देंगे। पिता की कमी उसे कभी भी महसूस नहीं होने देंगे। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आखिरकार हमारे विवाह के बीच ये समझौता जो हुआ था, हम दोनों ही एक दूसरे के बच्चों को समान प्यार करेंगे। अब हम लोग एक सुखी गृहस्थी बसाएंगे। हमारे जीवन में बिल्कुल भी दुख नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल पिता की तरह ही प्यार दूंगा। एक दिन सुप्रिया विद्यालय से जल्दी घर आ जाती है। उस दिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जब वो घर पर पहुंचती है तो देखती है कि घर के बाहर उसकी छोटी बहन बहुत रो रही थी। वो खटिये से नीचे गिरी हुई थी। फिर सुप्रिया अपनी छोटी बहन को खटिये पर बैठा देती है। रोने की आवाज़ सुनकर थोड़ी देर बाद सलोचना घर के बाहर आती है। अरे ये क्या सुप्रिया, तुम तो विद्यालय गई थी ना, आज इतनी जल्दी घर कैसे वापस आ गई? और ये रो क्यों रही थी? हाँ, वो दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए विद्यालय से मैं जल्दी घर वापस आ गई। और जब यहाँ आकर देखा तो मेरी छोटी बहन ज़मीन पर गिरी हुई थी और वो बहुत रो रही थी। माँ, माँ आपको इसके साथ रहना चाहिए था, इसे कितनी चोट आई है। अरे क्या तूने मुझे अपनी बहन का नौकर समझ रखा है? मुझे इस घर में और भी काम रहते हैं। मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि दिन भर तुम्हारी बहन के आगे पीछे घूमती रहूँगी। वो यहाँ से वहाँ होती रहेगी और मैं उसे संभालती रहूँगी। ये सब मेरे बस का नहीं है। उस दिन सुप्रिया को अपनी छोटी बहन के लिए बहुत बुरा लगता है, परंतु वो अपनी सौतेली माँ की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। एक दिन की बात है, गणेश अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसके दोनों बच्चे पाठशाला गए हुए थे और उसकी दूसरी पत्नी बाजार से सब्जियां लाने के लिए बाहर गई थी। गणेश को अचानक से चक्कर सा महसूस आता है। अरे धन्नो, देखो ना, आज फिर मुझे अचानक से वो चक्कर आया। ना जाने ये मुझे कौन सी अजीब सी बीमारी हो गई है। तो मालिक, आप इतना लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? आपको इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। मैं इतने वर्षों से देख रही हूँ, आप इस बीमारी को छुपा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है धन्नो, मैंने एक बार जांच करवाया था। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। इसके इलाज में लाखों रुपए लगेंगे। तुम्हें बताओ, मैं लाखों रुपए कहाँ से लेकर आऊँगा? बस यही कारण है कि मैं ये बीमारी अपने परिवार वालों से छिपा रहा हूँ। तुम मेरी पक्की सहेली हो, मेरी प्यारी मायावी गाय जो मेरा ध्यान रखती है। मायावी तो मैं नाम की ही हूँ, केवल और केवल मुझे बोलना आता है। काश मैं आप लोगों की मदद कर सकती, पर हाँ, मैं सलाह ज़रूर दे सकती हूँ। आपको इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए, समझे मालिक? खैर, इलाज तो नहीं करवा पाऊंगा धन्नो, पर तुमसे ये उम्मीद अवश्य है कि अगर कभी जीवन में मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी बेटियों का ध्यान ज़रूर रखोगी, उनकी रक्षा करना, उनके लिए और कुछ करना या ना करना, उन्हें बुरी नज़रों से बचाए रखना, हमेशा हमेशा उनके साथ खड़े रहना। समझ रही हो ना मेरी प्यारी धन्नो? समझ रही हूँ ना, बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ।
पर मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगी कि आपको कुछ ना होने दूंगी। मेरा फर्ज ये है कि मैं आपकी भी रक्षा करूं। आखिरकार इतने वर्षों पहले आपने मुझे बचाया था, मुझे उसका ऋण भी तो निभाना है। आप मेरी बात को समझिए। पर अचानक कुछ महीनों बाद एक बुरी खबर सामने आती है। अब गणेश इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। उसी बीमारी के कारण अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, पर उसके घर वालों को इस बीमारी की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। आलोचना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तीनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ चुकी थी। अगले दिन अंतिम संस्कार हो जाने के बाद सुप्रिया झोपड़ी के बाहर बैठी थी और कूट कूट कर बहुत रो रही थी। बगल में बैठी धन्नो ये बात जानती थी कि उसके मालिक की मृत्यु एक बीमारी से हुई है, परंतु वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही किसी को बता सकती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन सलोचना की बेटी और सुप्रिया दोनों विद्यालय से घर वापस आते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं तो रिमझिम बहुत जोर जोर से रो रही थी। वो झोपड़ी के बाहर अकेली थी और वहां कोई नहीं था। अरे ये देखो, तुम्हारी बहन तो बहुत रो रही है। लगता है खेलते खेलते ये झोपड़ी के बाहर आ गई। जाओ इसे उठाओ। सुप्रिया को अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आज भी उसकी बहन का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उसकी सौतेली माँ तो थी, परंतु वो उसकी छोटी बहन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। सुप्रिया अपना एक फैसला लेकर अपनी सौतेली माँ के पास पहुँचती है। माँ वो दरअसल मैंने फैसला किया है कि मैं अब विद्यालय बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। आप यहाँ घर में अकेले घर का सारा काम संभालती हैं। मैं घर में रहकर आपकी मदद करूँगी और अपनी बहन को भी संभालूंगी माँ। सुप्रिया की बातें सुनकर सलोचना बहुत खुश होती है। असल में वो यही चाहती थी। ये तो तुमने मेरे लिए बहुत भला सोचा, पर मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम विद्यालय नहीं जाओगी तो गांव वाले तो यही सोचेंगे कि सुप्रिया की सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती है और उसे विद्यालय भी नहीं जाने देती है। वो घर पर उससे काम करवाती होंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा कोई गांव वाला कहेगा तो मैं उसे कह दूंगी कि मेरा खुद मन नहीं है विद्यालय जाने का। सच में माँ, मैं विद्यालय नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अपनी छोटी बहन को संभालना चाहती हूँ। मैं हमेशा उसका ध्यान रखना चाहती हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तब तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। आज तो मेरे कमर भी दर्द हो रहे हैं। जाओ जल्दी से घर में झाड़ू लगा दो और फिर दोपहर का खाना भी पका देना। मैं आज आराम करूँगी। बहुत दिनों से मैं आराम नहीं कर पाई हूँ। इसी तरह एक हफ्ते बीत जाते हैं। सुप्रिया विद्यालय नहीं आ रही थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए मास्टर जी उसके घर पर पहुंचते हैं। घर के बाहर उसकी सौतेली माँ खटिए पर बैठी हुई थी। मास्टर जी पूछते हैं, अरे सलोचना बेटा, कैसी हो? अब तो गणेश भी नहीं है। दिन तो बड़े मुश्किल से कट रहे होंगे। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कहा आपने मास्टर जी। एक तो घर में पति नहीं, ऊपर से कोई कमाई का साधन भी नहीं, और तो और 3-3 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल का काम है। भगवान करे ऐसा जीवन किसी औरत को ना मिले जैसा मुझे मिला है। खैर वो तो है। वैसे मैं यहाँ ये पूछने आया हूँ कि सुप्रिया कहाँ है और वो इतने दिनों तक विद्यालय क्यों नहीं आई? आखिरकार बात क्या है? उसे पता नहीं कि विद्यालय में परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। अगर वो विद्यालय नहीं आएगी तो फिर पढ़ाई कैसे होगी?
बिल्कुल सही कहा आपने। विद्यालय जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरी खुद की बेटी रानी वो हमेशा विद्यालय जाती है। पर ये सुप्रिया, इसे तो पढ़ाई करना पसंद ही नहीं है। किताबों से दूर भागती है। बस दिन भर घर में आराम करती रहती है और कुछ नहीं। वैसे सलोचना बेटा, बुरा मत मानना, तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? कहीं ये तो नहीं है कि तुम सुप्रिया को पढ़ाना लिखाना ही नहीं चाहती हो और उससे घर का सारा काम करवाती हो? वैसे भी तुम उसकी सौतेली माँ हो। तुम्हारी बेटी तो जा रही है। तो ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं भी तो एक माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मेरी सगी बेटी नहीं है, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैं आपको तसल्ली दिला देती हूँ, उसी से पूछवा देती हूँ सब। अरे सुप्रिया, सुप्रिया जल्दी घर से बाहर आ, जल्दी बाहर आ। देख ये कौन आया है। आवाज सुनकर सुप्रिया घर के बाहर आती है। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया? कोई काम था? हाँ बुलाया मैंने। देख देख कौन आया है। मास्टर जी आए हैं। तेरे कारण उन्होंने मुझे कितना बुरा भला सुनाया। मैं तुझसे लाख बार बोली कि विद्यालय चली जा, पर तू है कि घर में आराम करना चाहती है। अब देख। प्रिया बेटा, देखो बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच सच बता दो, आखिरकार क्या बात है? तुम विद्यालय क्यों नहीं आ रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारी दूसरी माँ तुम्हें विद्यालय नहीं आने देती है और घर का सारा काम करवाती है? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। ये आप क्या कह रही हैं मास्टर काका? ऐसी कोई बात नहीं है। माँ तो मुझे कहती है कि तुम विद्यालय जाओ। मेरा ही अब पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मैं घर पर अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना चाहती हूँ। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। सुन लिया आपने? अब तो आपके दिल को तसल्ली हो गई होगी। ना जाने आपके मन में ऐसा विचार आ भी कैसे सकता है मास्टर जी। इतनी मेहनत से मैं बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, ऊपर से गांव वालों के ताने सुनूं। मेरा जीवन तो इस घर में आके बिल्कुल बर्बाद हो गया है। वो मुझे माफ़ कर दो सलोचना बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। अच्छा मैं चलता हूँ। कुछ दिनों बाद सलोचना की एक पुरानी सहेली उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। सलोचना और उसकी सहेली मिलकर खूब गप्पे लड़ाते हैं। वैसे सलोचना, जब मुझे ये खबर हुई कि तेरे पति की मृत्यु हो गई तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा। सच में तू जहाँ भी जाती है वहाँ बुरा ही होने लगता है। पहले तेरा पहला पति मर गया था और अब इस घर में कदम रखा तो ये दूसरा पति भी मर गया तुम्हारा। यही कह रही है तू? मेरे जीवन में तो बहुत दुख भरा हुआ है। पहले मेरे पहले पति की मृत्यु हो गई थी और अब जब मैंने अपनी बेटी के लिए एक दूसरे इंसान से शादी की तो उसकी भी मृत्यु हो गई। ना जाने भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, इतना दुख क्यों दे रहे हैं मुझे। अरे सलोचना, इसमें दुख की क्या बात है? तेरे तो मज़े ही मज़े हैं। भले ही तेरा दूसरा पति इस टूटे फूटे झोपड़ी में रहता था, परंतु उसके पास ज़मीन बहुत है। वो ज़मीन अब तुम्हारे नाम हो जाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। अरे क्या खाक मज़े, तू नहीं जानती है, मेरे दूसरे पति की पहले से दो बेटियां थी। वो अपनी ज़मीन उन दोनों बेटियों को देना चाहते थे। अब जब वो दोनों बड़ी हो जाएंगी तो उस ज़मीन में हिस्सा मांगेंगी। बताओ मेरे हिस्से में आखिरकार क्या ही आएगा। मैं होती तो उन दोनों को घर से धक्के मार के निकाल देती,
वैसे वैसे मेरे पास एक उपाय है सलोचना। क्यों ना तुम उन दोनों के खाने में जहर मिलाकर उन दोनों को मार दो। इससे इससे ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम चाहती हो कि मैं उन दोनों बच्चियों की हत्या कर दूं? अरे नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वैसे गांव वालों को मुझ पर शक है कि मैं उन दोनों पर अत्याचार करती हूँ। ऊपर से अगर मैंने हत्या कर दिया तो वो लोग तो मुझे जिंदा ही मार डालेंगे। अरे इसमें दिक्कत क्या है? मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि गांव वालों को भनक भी नहीं होगी। तुम उन दोनों बच्चियों के खाने में जहर मिला देना। ये खाना तुम अपनी बड़ी बेटी सुप्रिया से बनवाना, जिससे सारा शक उस सुप्रिया के ऊपर चला जाएगा। फिर सलोचना सोच में पड़ जाती है और फिर वो अपनी सहेली को इस बात के लिए हाँ कर देती है। एक दिन की बात है। एक सुबह सुप्रिया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर किताबें लेकर पढ़ रही थी। पेड़ के पीछे छुपकर मास्टर जी ये सब कुछ देख लेते हैं। उनका शक अब यकीन में बदल चुका था। दोपहर में सलोचना झोपड़ी के बाहर सुप्रिया के आने का इंतजार कर रही थी। सुप्रिया खेत पर गई हुई थी और सलोचना आज उसे मारने की तरकीब बना रही थी। अरे ये सुप्रिया अपनी बहन को लेकर अभी तक आई क्यों नहीं? ना जाने आज ये खेत क्यों चली गई। जल्दी आए, फिर इसके बनाए हुए खाने में मैं जहर डाल दूंगी और इन दोनों बहनों का काम तमाम हो जाएगा और गणेश की सारी दौलत मेरे नाम हो जाएगी। आने दो उन्हें। बगल में बैठी धन्नो सलोचना की सारी बातें सुन लेती है। वो उस पर बहुत क्रोधित होती है। अच्छा, तो ये मालिक की दोनों बेटियों की हत्या करना चाहती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने मालिक से वादा किया था कि मैं उनकी दोनों बेटियों का हमेशा ध्यान रखूंगी और उनकी रक्षा करूंगी। शायद वो वक्त आ गया है। थोड़ी देर बाद सलोचना घर के अंदर चली जाती है। तभी एक चील उड़ते हुए उस गाय के पास आती है और फिर उससे कहती है, अरे धन्नो बहन, तुम्हें पता है मुझे कल से ही बहुत बुरा महसूस हो रहा है। मुझे आभास हो रहा है जैसे इस घर में दोबारा से अंधेरा छाने वाला है। ऐसा लगता है जैसे किसी की मृत्यु होने वाली है। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती इस घर में और किसी की मृत्यु हो। मुझे सब पता चल गया है कि किस तरह इस घर में अंधेरा छाने वाला है। इस घर में वो जो दूसरी औरत आई है सलोचना, वो मालिक की दोनों बेटियों को जहर देकर मारना चाहती है। ये उसकी एक नई चाल है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। वो चुड़ैल, ये तो सच में बहुत डरावनी बात है। वो औरत कितनी बुरी है। हम लोग कितने वर्षों से मालिक के इस घर पर अपना बसेरा बनाकर रह रहे हैं। ये पेड़ इतने वर्षों से मेरा घर रहा आ रहा है और आज अचानक से मालिक के घर में अंधेरा छा जाएगा। सही कहा तुमने, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि जब वो औरत घर के बाहर आएगी तो मैं उस पर वार करूंगी। अपने सींग से उसे उठाकर पटक दूंगी जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। समझी तुम? क्या कहा तुम उसकी हत्या करोगी? अरे तुम होश में तो हो। अगर तुम उसकी हत्या कर दोगी तो गांव वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सभी गांव वाले मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। नहीं धन्नो बहन, खुद को संभालो। ऐसी गलती मत करना, कृपया कर मत करना। नहीं, मैंने ठान लिया है तो मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने मालिक से वादा किया था
कि मैं उनकी बेटियों की हमेशा रक्षा करूंगी, उनका ध्यान रखूंगी। और आज वो दिन आ गया है कि मैं अपना फर्ज निभाऊं, इसीलिए मैं उसकी हत्या कर दूंगी। अंदर सलोचना खाने में जहर मिला देती है और बस दोनों बच्चियों के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद सलोचना घर के बाहर आती है। वो बच्चों के आने का इंतजार कर रही थी। धन्नो भी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और दौड़ते हुए आती है और फिर उस पर हमला कर देती है। पेड़ पर बैठी वो चील ये सब कुछ अपनी नजरों से देख रही थी। जमीन पर सलोचना की लाश पड़ी हुई थी और धन्नो अब वहां से रफा दफा हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद कुछ गांव वाले और बच्चे वहां पर एकत्रित होते हैं। वो लोग इस घटना को देखकर हैरान थे। अरे अरे ये क्या, ये सलोचना को क्या हुआ? ये अचानक इसकी मृत्यु कैसे हो गई? लगता है इस पर किसी ने वार किया है। वो देखो, गणेश की गाय गायब है, लगता है उसी का काम है। शाम को सलोचना की सहेली भी वहां पहुंचती है। तब तक सलोचना का अंतिम संस्कार हो चुका था। अरे अरे ये क्या, मेरी सहेली का ये हाल किसने किया? अभी 2 दिन पहले तो मैं आई थी, तब तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। ये अचानक आज उसकी मृत्यु कैसे हो गई? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया, परंतु हमें शक है कि ये काम गणेश की गाय धन्नो का है। पर चिंता करने की बात नहीं है, हमारे आदमियों ने धन्नो को खूब मारा है। वो तो मर भी चुकी है, अब वो जिंदा नहीं रही। मास्टर जी दूसरे शहर गए थे, खबर होते ही वो भी वहां पहुंचते हैं। अब तो सलोचना भी इस दुनिया में नहीं रही। तीनों बच्चे अब अकेले पड़ चुके हैं। इनका ध्यान रखने के लिए इनके माता पिता या परिवार में अब कोई भी नहीं बचा। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि हम इन तीनों बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। नहीं, रानी को अनाथ आश्रम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी सहेली की बेटी है। सहेली की बेटी मतलब मेरी बेटी जैसी। मैं रानी को अपने साथ लेकर जाऊंगी और पालूंगी। हाँ दीदी, पर सुप्रिया और रिमझिम भी बहुत छोटे हैं। उन दोनों का भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए, उन्हें भी साथ ले जाइए। है लड़की, जरा अपने होश में रहकर बात करो। मैं इन लोगों की नौकर नहीं हूँ जो इन्हें भी अपने साथ ले जाऊँ। वो तो रानी मेरी सहेली की बेटी है, इसीलिए उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। ये दोनों मेरे कुछ भी नहीं लगते हैं, समझी तुम? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुप्रिया और रिमझिम दोनों मेरे साथ रहेंगे। मैं उन्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और उन्हें पालूंगा भी। आखिरकार मेरी कोई खुद की संतान नहीं है, मैं अकेला हूँ। ये दोनों बच्चियाँ मेरी पोती के रूप में मेरे घर पर ही रहेंगी। अरे वाह मास्टर जी, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये लोग आपके साथ रहेंगे, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आप तो खैर एक अध्यापक भी हैं, इन लोगों को अच्छे से शिक्षित भी करेंगे। तो चलो, अब ये बात तय होती है, ये दोनों आपके साथ रहेंगे। आज 20 वर्षों बाद मास्टर जी की 10वीं 13वीं थी। आज वो तो इस दुनिया में नहीं थे, परंतु उनके आदर्श अभी भी कायम थे। रिमझिम और सुप्रिया दोनों अब बड़ी हो चुकी थी और अपने जीवन में दोनों ही कामयाब भी हो चुकी थी। बड़ी बेटी सुप्रिया जो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी और गांव के सरकारी विद्यालय में अध्यापिका का पद निभा रही थी, वो अपने जीवन में कामयाब हो चुकी थी और ये सब मास्टर जी के कारण हो पाया था। मास्टर जी ने अपनी सारी जायदाद भी उन दोनों बहनों के नाम कर दी थी। छोटी बेटी रिमझिम अब वकील की तैयारी कर रही थी। जब वो 11 वर्ष की थी तभी मास्टर जी की मृत्यु हो गई थी। मास्टर जी ही उसके लिए उसके पिता के समान थे।
मास्टर काका, आपने हमारे जीवन में हमारी बहुत मदद की। हम दोनों बहनें आपका ये उपकार जीवन भर कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।